my dear students. How are you all? I welcome you all to the digital platform of Sri Karni Academy, and I'm your economics educator Tanuja Rathore. So I hope you all are ready to embark the journey with me. Students, let's begin with the brief introduction of your syllabus. आपका जो 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस है वो बेसिकली 2 बुक्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट बुक जो है आपकी दैट इज स्टैटिस्टिक्स, एंड अदर बुक है जो आपकी वो है इंडियन इकोनॉमी या इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ऑलराइट, सो आपका जो करिकुलम है 11th का वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. वन इज स्टैटिस्टिक्स एंड द अदर वन इज इंडियन इकोनॉमी. जो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है वो बेसिकली जो आपने 10th में मीन मीडियन मोड पढ़े थे उसी के साथ कुछ एडिशनल आपको थियोरेटिकल पोर्शन मिलेगा कि स्टैटिस्टिक्स कैसे किया जाता है. प्लस इंडियन इकोनॉमी में क्या है कि आपके थियोरेटिकल पोर्शन है. यहाँ पे आपने इकोनॉमी के बारे में और ब्रीफ में जानेंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे, बट थियोरेटिकल पोर्शन. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट क्लास with a chapter of statistics, that is introduction. So आज हम इस चैप्टर में क्या समझने वाले हैं? आज हम इस चैप्टर में कुछ बेसिक टर्म्स समझेंगे ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स और सीखेंगे कि हम स्टैटिस्टिक्स को इकोनॉमिक्स के साथ क्यों समझते हैं, क्यों पढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक के टर्म से, या इकोनॉमी को जानते हैं ये क्या होती है. कोई भी कंट्री की इकोनॉमी बेसिकली 5 कंपोनेंट से मिलके बनती है. यानी ये 5 चीजें हैं जो किसी इकोनॉमी को कंप्लीट करती हैं. वो 5 चीजें कौन सी हैं? पहला है कंज्यूमर, दूसरा है प्रोड्यूसर, थर्ड इज सेलर, फोर्थ इज एम्प्लॉयर एंड फिफ्थ वन इज एम्प्लॉई. सो ये 5 कंपोनेंट्स मिलकर किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करते हैं और ये जो एक्टिविटीज करते हैं उसी एक्टिविटीज को कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर. हमारे इकोनॉमिक्स के, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के एक फाउंडर थे एल्फ्रेड मार्शल. उन्होंने एक सिंपल सी डेफिनेशन बताई है इकोनॉमिक्स की, दैट इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मैन. किस चीज़ की स्टडी है? हम एक इंसान की, हम एक कंज्यूमर की, हम एक प्रोड्यूसर की स्टडी करते हैं जो भी वो एक्टिविटी ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में कर रहा है. सो इस डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए हम फर्दर जो टर्म्स हैं उनको समझने वाले हैं. First term is consumer. Who is the consumer? Consumer is one who consumes goods and services for the satisfaction of his wants. Consumer वो होता है जो goods and services को consume करता है for the satisfaction of his wants. अब किसे consume कर रहा है? वो goods को कर रहा है and services को भी consume कर रहा है. अब गुड्स एंड सर्विसेज में क्या डिफरेंस होता है? गुड्स होते हैं टैंजिबल थिंग्स, जिन्हें आप छू सकते हो, जिन्हें आप देख सकते हो, जिन्हें आप फील कर सकते हो. बट सर्विसेज क्या होती हैं? इनटैंजिबल होती हैं, जिनका सिर्फ एक्सपीरियंस लिया जा सकता है, उन्हें देखा नहीं जा सकता. फॉर एग्जाम्पल, आप मूवी थिएटर में मूवी देखने जाते हो. ठीक है, दैट इज अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, ये एक सर्विसेज है. आप सैलून में जाते हो, दैट इज अ काइंड ऑफ सर्विस. सो आपको जो सर्विस दे रहा है वो सर्विस प्रोवाइडर है और आप क्या कहलाएंगे? सर्विस रिसीवर. गुड्स क्या होते हैं? जो टैंजिबल थिंग्स होती हैं जो आप मार्केट से खरीदते हो. बेसिकली जैसे ये मैंने पेन खरीदा, सो ये पेन क्या है? गुड्स कहलाएगा. ठीक है, सो जब हम गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करते हैं हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो हम क्या कहलाएंगे? कंज्यूमर कहलाएंगे. नेक्स्ट आता है कंजम्पशन. व्हाट इज कंजम्पशन? कंजम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट्स. कंजम्पशन वो प्रोसेस है जहां पे हम गुड्स और सर्विसेज की
वैल्यू को यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइज मतलब हम उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उन गुड्स और सर्विसेज से जब हम यूज करके निकालते हैं, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को बोला जाता है कंजम्पशन। सो कंजम्पशन कौन करता है? कंज्यूमर है, कंजम्पशन करता है। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। अब आता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है? A producer is one who produces or sells goods and services for the generation of income. प्रोड्यूसर वो होता है जो गुड्स और सर्विसेज को या तो प्रोड्यूस करता है या फिर सेल करता है। अब प्रोड्यूस और सेल में क्या डिफरेंस होता है? प्रोड्यूस मतलब होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स जब आप फैक्ट्री में कोई चीज को बना रहे हो। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या ये एक फार्मर भी एक प्रोड्यूसर कहला सकता है? ऑफ कोर्स एक फार्मर भी एक प्रोड्यूसर कहला सकता है। जरूरी नहीं कि जो फैक्ट्री में काम हो रहा है वही प्रोड्यूसर है या वही प्रोडक्शन है। जब फार्मर अपने खेत में काम कर रहा है, वो फार्मिंग कर रहा है, कल्टीवेशन कर रहा है, दैट इज ऑल्सो प्रोडक्शन एंड फार्मर इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर। ठीक है, और सेलिंग क्या होता है? जब हम प्रोड्यूस्ड गुड्स को मार्केट में लेके जाते हैं, सेल करने के लिए लेके जाते हैं। और किस लिए किया जाता है ये काम? फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम, पैसा कमाने के लिए जब ये काम किया जाता है, वो जो काम करता है उसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं। ऑलराइट, सो हु इज द प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर इज वन हु प्रोड्यूसेस और सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज। अगर सर्विसेज भी दे रहा है तो भी वो प्रोड्यूसर है। ठीक है, for the generation of income. Next comes production. क्या होता है? So production is what? Production is the process of converting raw material into useful thing. Production वो process है जब हम raw material को useful thing में convert कर देते हैं। Useful thing मतलब for example मैं लेती हूँ, आप जो clothes पहनते हैं, आप कपड़े पहनते हैं, उसका जब हम प्रोसेस को हम जब स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने रॉ मटेरियल, इसका क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल हो गया कॉटन। ठीक है, सो कॉटन जब खेतों से लाया जाता है, फैक्ट्री में लाया जाता है, फैक्ट्री में लाने के बाद उसका थ्रेड बनाया जाता है, थ्रेड बनाने के बाद फैब्रिक बनाया जाता है, फैब्रिक बनाने के बाद स्टिचिंग होती है, देन आपका क्लोथ बनके रेडी होता है। सो ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या हुआ? जो रॉ मटेरियल था, जो कॉटन था, उसको हमने प्रोसेस करके विद द हेल्प ऑफ मशीनरी, विद द हेल्प ऑफ लेबर, हमने उसे एक यूजफुल थिंग बनाई जो मार्केट में बिकेगी और जिससे जो प्रोड्यूसर है वो इनकम जनरेट करेगा। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोडक्शन। I hope you got this point. Let's move further. अब हम समझेंगे एम्प्लॉय कौन होता है। When you are in a job and working for some other person and you get paid for it, you're called an employee. जब आप किसी जॉब में हो and you are working for some other person, आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, but you are getting remuneration in return, you are getting salary in return, you are getting wages in return. आपको बदले में कुछ, उसके बदले में पेमेंट मिल रहा है, तब आप क्या कहलाएंगे? एम्प्लॉय कहलाएंगे। Alright? Next, let's move further. Employer. Who is an employer? When you employ somebody, giving them a wage, you're an employer. जब आप किसी को एम्प्लॉय कर रहे हो, अपने अंडर आप उससे काम करवा रहे हो और उसे बदले में क्या दे रहे हो? वेजेस दे रहे हो, तो आप क्या कहलाएंगे? एम्प्लॉयर कहलाएंगे। ऑलराइट, सो हमने अभी कौन कौन से कंपोनेंट्स पढ़े? हमने पढ़ा कंज्यूमर के बारे में, हमने पढ़ा प्रोड्यूसर के बारे में, प्रोड्यूसर के साथ साथ सेलर पढ़ा, एम्प्लॉयर पढ़ा एंड एम्प्लॉई पढ़ा। आपने देखा होगा यहाँ पे सब लोग क्या कर रहे हैं? या तो इनकम जनरेट कर रहे हैं या इनकम रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इन सभी एक्टिविटीज जो ये इनके द्वारा की जाती है, वॉट एवर एक्टिविटीज दे डू and they generate income in the economy,
दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये जो भी एक्टिविटीज करते हैं टू जनरेट इनकम इन द इकोनॉमी, उन एक्टिविटीज को कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो इनकम जनरेट हुई, सपोज इनकम जनरेट हुई, ठीक है, प्रोड्यूसर ने मार्केट में सेल किया, उसे इनकम जनरेट हुई। सो उस इनकम को वो या तो एक्सपेंसेस के तौर पे खर्च करेगा या फिर कुछ पार्ट क्या करेगा, सेव करेगा, यानी बचाएगा, बचत करेगा। सो अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है सेविंग। क्या होती है सेविंग? इट इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड या विच इज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर एक्सपेंडिचर। वो इनकम का पार्ट जिसे आप कंज्यूम नहीं कर रहे हो, जिसे आप सेव कर रहे हो, ठीक है। बट सेविंग किसका पार्ट होता है? इट इज इन पार्ट ऑफ इनकम। सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। लेट्स मूव फर्दर। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? व्हाट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? इट इज एन एक्टिविटी दैट आर परफॉर्म्ड टू अर्न मनी और फॉर मॉनेटरी गेन। ये वो एक्टिविटी है जो परफॉर्म की जाती है टू अर्न मनी या किसी मॉनेटरी गेन के लिए, उसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जैसा मैंने बताया था, जो कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, सेलर है, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय है, ये जो भी एक्टिविटीज करते हैं इकोनॉमी में, उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं, क्योंकि इससे क्या जनरेट हो रही है? इनकम जनरेट हो रही है। सो आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। सो अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज पे अटेंशन। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, उसका जो कॉज है ना, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही, हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इसीलिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक ही फैक्टर है जिससे अराइज होती है, उस फैक्टर का नाम है स्कैरसिटी। क्या नाम है? स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब होता है लिमिटेशन या लिमिटेड रिसोर्स। स्कैरसिटी मतलब है लिमिटेड रिसोर्स। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम आपके ही एग्जाम्पल से लेते हैं, आपके घर से लेते हैं, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो अगर हमें ये कॉन्सेप्ट समझना है तो पहले हम अपने आप से समझेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, योर फादर गिव्स 2000 रुपीज पर मंथ टू यू एज पॉकेट मनी। आपके फादर आपको 2000 रुपीज पर मंथ पॉकेट मनी देते हैं, बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट, 2000 रुपीज इनफ है, ऑलराइट। बट जब आपको मिलती है तो आपको क्या लगेगा? अरे ये तो बहुत कम है। सो दिस पॉकेट मनी इज योर रिसोर्स, इज योर रिसोर्स। बट ये आपको क्या लगता है ऑलवेज कि ये तो कम है, 2000 रुपये से तो खर्च चलता ही नहीं है। स्कैरसिटी है इसकी। स्कैरसिटी मतलब किसी चीज की कमी होना, ठीक है। आपको वो 2000 रुपये ऑलवेज लिमिटेड रिसोर्स लगेंगे। क्यों लगेंगे? बिकॉज आप जब उसका खर्चा देखोगे 2000 रुपीज, आप उसको कहाँ कहाँ पे खर्च करते हो? ये है मल्टीपल यूजेस, यानी उस रिसोर्स को आप ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं उसके, आप 10 जगह पर यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए आपको पर मंथ रुपीज चाहिए। देन स्टेशनरी, आपके पेन, पेंसिल, नोटबुक्स, आपको मोबाइल में रिचार्ज भी करवाना होता है, ठीक है, बिकॉज वन कैन नॉट डू विदाउट इंटरनेट कनेक्शन। सो आपको इंटरनेट कनेक्शन के लिए रुपए चाहिए, ठीक है। सो यू नीड मल्टीपल, और मतलब सपोज किसी का बर्थडे आ गया किसी मंथ में, देन आपको पार्टी देने के लिए भी रुपए चाहिए, तब तो आपको 2000 रुपये बहुत कम लगते हैं, ठीक है। सो जब हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं, हमें लगता है अरे यार ये 2000 रुपये तो बहुत कम है, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनके क्या हैं? ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, ठीक है। सो यही जब हम प्रॉब्लम को, जब हम ऑल ओवर द कंट्री, जब हम पूरी इकोनॉमी में पढ़ते हैं, दैट बिकम्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और ये आपकी ही बात नहीं, ये हम सब की प्रॉब्लम है, ठीक है। पूरी कंट्री यानी पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी कंट्रीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम से फेस करती है। क्यों सफ़र कर रही है? बिकॉज रिसोर्सेज सभी कंट्रीज के पास फुल रिसोर्सेज नहीं है, हर एक रिसोर्स स्केर्स अमाउंट में है।
सो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। सो अब आप क्या सोचोगे, मैं इस 2000 रुपये का रैशनल मैनेजमेंट करूँगा, मैं फिजूल खर्च ना करके उसे जहाँ ज़रूरत है वहाँ यूज़ करोगे, है ना। सो आप ये चीज़ ऑलरेडी अपने घर से सीख चुके हो, आप एक इकोनॉमिस्ट ऑलरेडी बन चुके हो, क्योंकि यू नो हाउ टू मैनेज योर रिसोर्सेज। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर होगा। सो जब आप इसे बड़े लेवल पर पढ़ते हो देन इट बिकम्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सो लेट्स रीड आउट द डेफिनेशन। व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट। ये एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। इसे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों बोलते हैं? बिकॉज हमारे पास क्या है, काफ़ी सारी चॉइसेस अवेलेबल हैं, हमें हमारे लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि अगर हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करेंगे तभी हम हमारे रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस arising on account of the fact that resources are limited। आपके पास 2000 रुपये ही हैं, वैसे ही कंट्री के पास भी रिसोर्सेज की कमी है। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट फिनेंस, इट्स अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज ऑल्सो। ठीक है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, आर वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, हमारी इच्छाएं 1000 है, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। हमारे पास रिसोर्सेज कम है, इच्छाएं ज़्यादा हैं और रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। इन तीनों प्रॉब्लम की वजह से इकोनॉमी में इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है तभी हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ रही है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। लेट्स मूव फर्दर। सो अभी तक जो आपने सीखा वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में सीखा था। अब हम इकोनॉमिक्स को यानी उसके कंपोनेंट्स को इन डिटेल समझने वाले हैं। सो देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट जो कंपोनेंट है दैट इज प्रोडक्शन। व्हाट इज प्रोडक्शन? एन एक्टिविटी डन बाय द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। एक एक्टिविटी जो एक प्रोड्यूसर करता है, क्यों करता है? प्रोडक्शन के लिए, टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करता है? गुड्स एंड सर्विसेज टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। और आप इसमें एक चीज लिख सकते हो, टू अर्न प्रॉफिट। एक तीर से 2 निशाने कर रहा है, एक तो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, हमारे लिए प्रोडक्ट्स बना रहा है, और दूसरा वो प्रॉफिट अर्न भी कर रहा है। सो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, इट इज एन एक्टिविटी विच इज डन बाय द प्रोड्यूसर। नेक्स्ट एक्टिविटी है कंजम्पशन। व्हाट इज कंजम्पशन? एन एक्टिविटी डन बाय द कंज्यूमर टू यूज और कंज्यूम द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। एक एक्टिविटी जो एक कंज्यूमर करता है, क्या करता है वो? गुड्स को कंज्यूम करता है या यूज करता है। अब एक डिफरेंस समझना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूज एंड कंज्यूम? इसका कॉन्सेप्ट समझना है तो समझिए, एक फार्मर है या एक फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बन के आया है, ठीक है, फैक्ट्री से वो प्रोडक्ट जाता है होलसेलर के पास। किसके पास जाता है? होलसेलर, जो बल्क में सामान खरीदता है फैक्ट्री से, एंड देन दे सेल इट टू रिटेलर्स। देन वो जाता है रिटेलर्स के पास, एंड देन रिटेलर से हम लोग खरीदते हैं। वो हम लोग कौन है? हम कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। सो ये जो ये प्रोसेस होता है, तो जब फार्मर से जब प्रोडक्ट्स होलसेलर के पास आए, क्या होलसेलर खुद कंज्यूम कर रहा है फाइनल गुड्स को? नहीं, वो आगे क्या करेगा? रीसेल करेगा, रिटेलर्स को बेचेगा। सो यहाँ पे गुड्स का कंजम्पशन नहीं हुआ, गुड्स का यूज हुआ है। कंजम्पशन मतलब क्या होता है? जब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूमर खुद कंज्यूम करता है, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन या कंज्यूमर। लेकिन जब गुड्स का यूज किया जाता है फॉर फर्दर सेलिंग, ठीक है, सो उसे ये लोग कौन कहलाएंगे? कस्टमर कहलाएंगे, बिकॉज दे आर यूजिंग द गुड्स एंड दे आर गोइंग टू सेल फर्दर, ठीक है, सेलिंग प्रोसेस में ये फर्दर सेल करते हैं। सो समझ आए कॉन्सेप्ट कि हमने यूज और कंज्यूम क्यों लिखा है? सो जब कंज्यूम करेंगे वो भी कंजम्पशन है, जब हम यूज करेंगे वो भी कंजम्पशन है। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन? द एलोकेशन ऑफ इनकम इनटू वेजेस, रेंट, प्रॉफिट
इंटरेस्ट एक्सेट्रा। इसका मतलब है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी प्रोड्यूसर इनकम कमाता है उस इनकम को वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। उस एलोकेशन ऑफ इनकम को ही बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। इकोनॉमी में ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? जैसे इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट। एक प्रोड्यूसर अपने लेबर को वेजेस देगा, अपनी फैक्ट्री का रेंट पे करेगा, अपने घर प्रॉफिट लेके जाएगा, ठीक है, और इंटरेस्ट अर्न करेगा, या इंटरेस्ट अगर उसने लोन लिया है तो इंटरेस्ट पे करेगा। सो ये जो अपनी इनकम को जो वो टुकड़ों में बांट देता है, जो एक्सपेंस कर देता है, उस प्रोसेस को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। सो इकोनॉमी में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। So I hope you understood this point. Let's move further. So अब हम further जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे statistics in economics. Why we are studying statistics as parts of economic? As part of economic, हम economic में statistics क्यों पढ़ रहे हैं? Because जो economics होती है it includes two components. इकोनॉमिक्स में दो डेटा होता है, दो तरह का होता है। क्वालिटेटिव डेटा होता है एक तो, और एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। व्हाट इज क्वालिटेटिव डेटा? क्वालिटेटिव डेटा आपको किसी भी फैक्ट की या किसी भी सेंटेंस की आपको उसकी क्वालिटी बताता है, ठीक है, उसके एट्रीब्यूट्स बताता है, उसके फीचर्स बताता है, क्वालिटी। एंड व्हाट इज क्वांटिटेटिव डेटा? वो क्वांटिटी बताता है। क्वांटिटी से आप क्या समझते हैं? वो न्यूमेरिकल टर्म्स यानी नंबर्स में बात करता है, ठीक है। नंबर्स मीन्स जैसे हाइट हो गई, हाइट इज ऑलवेज इन नंबर्स, वेट इज नंबर। सो ये क्या है? क्वांटिटेटिव डेटा है। पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, लिटरेसी रेट ऑफ द कंट्री, ठीक है, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सारी जो रेट्स होती है ये कौन सा डेटा है? क्वांटिटेटिव डेटा है, बिकॉज इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। सो इकोनॉमिक्स किस तरह के डेटा से डील करता है? इट डील्स विथ क्वालिटेटिव डेटा ऑल्सो, इट डील्स विथ क्वांटिटेटिव डेटा ऑल्सो। सो सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स समझते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स इट डील्स विद द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन and presentation of numerical data. Statistics में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करते हैं, हम उसे कलेक्ट करने के बाद हम उसे एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस मतलब हम उसका कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं उस डेटा को, ठीक है। ऑर्गेनाइज करने के बाद हम उस डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, हम हमारे पर्पस के अकॉर्डिंग उससे उसका जो रिजल्ट है वो निकालते हैं। एंड रिजल्ट कैसे निकालते हैं? उसको एक फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इन द फॉर्म ऑफ बार डायग्राम, कुछ भी हो सकता है। सो कौन सा डेटा होना चाहिए? बेसिकली देखिए, न्यूमेरिकल डेटा मीन्स डेटा इन द नंबर फॉर्म, नंबर्स में होना चाहिए। अब समझ आया लिंक आपको? क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम क्वांटिटेटिव डेटा पढ़ते हैं और स्टैटिस्टिक्स इज अबाउट क्वांटिटेटिव डेटा, स्टैटिस्टिक्स इज अबाउट नंबर्स। सो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स टूल यूज करने पड़ते हैं। उन टूल की मदद से हम इकोनॉमिक्स को बेटर तरीके से समझ सकते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। Now, most of the economic data are quantitative. क्योंकि इकोनॉमिक डेटा क्वांटिटेटिव होता है इसीलिए हम स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स क्वांटिटेटिव डेटा को स्टडी करता है इसलिए। इसका बेस्ट एग्जांपल आप लेके देखिए, जैसे मैंने आपको एक इकोनॉमिक्स की सिंपल सी लाइन बताई है दैट द प्रेडिक्शन ऑफ राइस इन इंडिया has increased from 39.58 million tons in 1974-75 to 106.5 million tons in 2013 and 14. अब यहाँ पे आप देखिए कितने सारे नंबर्स हैं, आपको क्वांटिटी दे रखी है, आपको ईयर दे रखा है, ये एक तरह का क्वांटिटेटिव डेटा है,
ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑल्सो यूजेस क्वालिटेटिव डेटा। इकोनॉमिक्स में क्वांटिटेटिव डेटा तो है, क्वालिटेटिव डेटा भी यूज होता है। इट डिस्क्राइब्स द एट्रीब्यूट ऑफ अ पर्सन फैक्ट इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज। डिग्रीज में जब ये आपको एट्रीब्यूट बताता है, फॉर एग्जाम्पल सिक, हेल्दी, इंटेलिजेंट, नॉट इंटेलिजेंट, तो ये सब क्या है, डिग्रीज है, ये क्वालिटीज बता रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स में दोनों तरह का डेटा यूज होता है, क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है, लेकिन हमें क्वांटिटेटिव डेटा समझने के लिए स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। सो लेट्स मूव फर्दर। व्हाट स्टैटिस्टिक्स डज? स्टैटिस्टिक्स क्या करता है? स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड्स द टूल्स टू इकोनॉमिस्ट दैट हेल्प देम टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी ना, जो आपने फर्दर समझी थी लास्ट में, उसको समझने के लिए, उसे एनालिसिस करने के लिए इकोनॉमिस्ट टूल यूज करते हैं। ठीक है, उन टूल्स को कहाँ से लिया जाता है? उन टूल्स को स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा जाता है। उन टूल्स को पढ़ोगे तो आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाओगे, राइट। और प्रॉब्लम तो सॉल्व होती है, ऊपर से हम कॉजेज भी निकाल सकते हैं कि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहाँ से अराइज हुई, वो भी हम स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सोचो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम कितनी इजीली से कर्व कर सकते हैं, कितनी इजीली हम उसे इरेडिकेट कर सकते हैं हमारी इकोनॉमी से, बट ये इतना आसान नहीं है। लेट्स मूव फर्दर। समझ आया आपको स्टैटिस्टिक्स हम क्यों पढ़ते हैं? अब हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। स्टैटिस्टिकल डेटा आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, यानी एक सिंगल ऑब्जर्वेशन एक स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाता है। इट मीन्स एक ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा ना, तभी वो स्टैटिस्टिक्स है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला राम के 60 मार्क्स आए 100 में से, सो क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? नो। बट मैंने अगर बोला कि इस क्लास में बॉयज़ के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 60% है, गर्ल्स के एवरेज मार्क्स इतने हैं, जब मैं ग्रुप में या सीरीज में जब मैं स्टडी करती हूँ वो स्टैटिस्टिक्स है। एक सिंगल फैक्ट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स, बट जब मैं कंपैरिजन करती हूँ, जब मैं ग्रुप में स्टडी कर रही हूँ, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। सेकेंड पॉइंट, स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। इट मीन्स जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं जो स्टैटिस्टिक्स में दे रखे हैं वो एक फैक्टर से अफेक्टेड नहीं है, उसके पीछे नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जिससे स्टैटिस्टिक्स अफेक्ट होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल देखिए, जैसे जो राइस का प्रोडक्शन है हमने कहा इंक्रीज हुआ है, पढ़ा था कि 39.58 मिलियन टन्स था और अभी 106.1 मिलियन टन्स है। सो ये इंक्रीज हुआ है, इसका क्या एक ही फैक्टर है क्या इनकम बढ़ी होगी लोगों की? नो। अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? इट डिपेंड्स ऑन रेनफॉल, रेनफॉल अच्छी हुई होगी। इट डिपेंड्स ऑन कल्टीवेशन सीड्स, हमने बेटर सीड्स को यूज़ किया है, गुड क्वालिटी सीड्स यूज़ हुए हैं, HYV सीड्स यूज़ हुए हैं। सो ये हो सकता है इस वजह से जो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ हो, हमने गुड क्वालिटी मैन्योर यूज़ किया हो या सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो गई हो। ठीक है, सो एक फैक्टर से स्टैटिस्टिक्स डिपेंड नहीं होता है, काफ़ी सारे कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से स्टैटिस्टिक्स अफेक्ट होती हैं। नेक्स्ट आता है स्टैटिस्टिक्स डेटा आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो स्टैटिस्टिक्स होती है दैट इज प्योरली न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, प्योरली एंड न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, यानी क्वालिटेटिव डेटा यहाँ पे नहीं लिया जाता, यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग रैपिडली, क्या ये क्वालिटेटिव डेटा है या क्वांटिटेटिव डेटा है? ये क्वालिटेटिव डेटा है कि इंक्रीज हो रही है, इसमें आपको क्वांटिटी नहीं बता रही कि कितने अमाउंट से इंक्रीज हो रही है, नंबर्स नहीं दिए हैं। ठीक है, दैट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट है कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक वे। स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करने का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ही ये पूरे स्टैटिस्टिक्स में आप पढ़ने वाले हो कि पहले क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इसका एक प्रोसेस होता है। अगर आप वो प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तो वो अनसिस्टमैटिक मैनर यूज करेंगे, सो उससे जो कंक्लूजन्स हैं वो मिसलीडिंग आ सकते हैं, जो रिजल्ट्स हैं वो सही नहीं आएंगे, वो वेग स्टेटमेंट्स बन जाएंगे। ऑलराइट, statistical data are collected for a predetermined purpose,
इसका मतलब है कि जो स्टैटिस्टिकल डेटा है उसका जो पर्पस है, हम क्यों स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं, वो आपको पहले से दिमाग में होना चाहिए, आपकी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आपने प्लानिंग नहीं की और आप यूं ही स्टैटिस्टिक्स डेटा कलेक्ट किए जा रहे हो, दैन इट विल बी ऑफ नो यूज। उसका जो पर्पस ही अगर क्लियरली डिफाइंड नहीं है, सो उस डेटा का कोई यूज नहीं होता है। ठीक है, सो आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आए हो। लेट्स मूव फर्दर। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इंपॉर्टेंस क्या है? जब हम कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों में हम स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। एवरी इंडिविजुअल नीड्स सर्टेन नंबर ऑफ थिंग्स। हमारे को कितनी सारी हमारी डिज़ायर्स होती हैं, सो हम देखते हैं कि जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो स्पेंड देयर इनकम ऑन डिफरेंट आइटम्स ऑफ कंजम्पशन विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सपोज हमें ये पता लगाना है कि रिच लोग किस में, कहाँ पे, कौन से आइटम्स में कंज्यूम कर रहे हैं, पुअर लोग कौन से आइटम्स कंज्यूम कर रहे हैं। सो कंजम्पशन पैटर्न देखना है अगर हमें कि कौन सा ग्रुप क्या खरीद रहा है, क्या डिमांड है, वो किसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं? स्टैटिस्टिक्स की। ऑलराइट, प्रोडक्शन में हम कैसे पता लगा सकते हैं? द प्रोग्रेस ऑफ प्रोडक्शन एवरी ईयर कैन बी इजीली मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर हमें प्रोडक्शन प्रोसेस देखनी है कि हमारा प्रोडक्शन कितना हो रहा है, हमारा मार्केट में कितनी सेल्स हो रही है, कंज्यूमर क्या डिमांड कर रहा है, सो वो प्रोड्यूसर को जानना बहुत नेसेसरी होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। सो वो हम कैसे पता लगा सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है। कई सारी जो प्रॉब्लम्स अराइज होती है ना हमारी इकोनॉमी में, एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये मैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम ले रही हूँ, या नेशनल इनकम। ठीक है, यानी इनकम को कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, या फिर कौन कौन सी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, गवर्नमेंट गरीबों को कितना रुपए दे रही है, एज सब्सिडी दे रही है, कुछ भी दे रही है। सो वो डिस्ट्रीब्यूशन कि इनकम को एलोकेट कहाँ कहाँ किया जा रहा है, तो उस प्रोसेस में भी स्टैटिस्टिक्स बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली देखिए इस तरह के चार्ट्स एंड ग्राफ्स बनते हैं, सो आप इजीली एक बार देख के रिजल्ट निकाल सकते हो। ऑलराइट, लेट्स मूव फर्दर। लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी स्टैटिस्टिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? इट डज नॉट स्टडी द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। वो सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट समझती है, वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट नहीं समझती। Statistics studies only the facts which can be measured in quantitative terms, but qualitative phenomena like honesty, intelligence, poverty cannot be studied in statistics. ये जो features हैं जैसे honesty, intelligence, poverty, ये statistics में हम नहीं समझ सकते हैं because it deals only with quantitative data. It can be misused. देखिए रिजल्ट्स अगर हमने स्टैटिस्टिक्स से निकाले हैं तो उसका मैनिपुलेशन इजीली हो सकता है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपने हिसाब से डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है। सो स्टैटिस्टिक्स को इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है, मिसयूज हो सकता है। स्टैटिस्टिक रिजल्ट्स इन लैक मैथमेटिकल एक्यूरेसी, यानी जो रिजल्ट्स निकलते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा से वो नॉर्मली अप्रॉक्सीमेशंस हैं। हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में एक होता है एवरेज निकालते हैं, एवरेज एग्जैक्ट फिगर नहीं होता है, एवरेज होता है जब हम अप्रॉक्सीमेशन निकालते हैं कि इट इज़ नॉट एग्जैक्ट, इट इज़ एवरेज। ठीक है, सो यहाँ पे एक्यूरेसी एक्यूरेट नहीं होती है स्टैटिस्टिक्स में, हम सिर्फ अप्रॉक्सीमेशंस निकालते हैं। सो लेट्स मूव फर्दर। और एक और है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो इट कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स। जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, एक्सपर्ट बनेंगे, तभी हम उस टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही कोई एवरेज इंसान स्टैटिस्टिक्स को नहीं समझ सकता है। सो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है स्टैटिस्टिक्स का, ये कंप्लीट होता है। एक बहुत सिंपल से आपके एक लाइन दे रखी है बुक में, दैट स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर नो सब्स्टिट्यूट फॉर कॉमन सेंस। जहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ हो सकता है वहाँ पे स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उससे रिजल्ट्स खतरनाक भी आ सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, एक फैमिली है जिनको ये रिवर क्रॉस करनी है। ठीक है, सो ये फैमिली 4 पर्सन्स की है, हस्बैंड, वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। वन सेट आउट टू क्रॉस अ रिवर। द फादर न्यू द एवरेज डेप्थ ऑफ द रिवर। फादर को एवरेज डेप्थ पता थी रिवर की, फॉर एग्जाम्पल 5 फीट थी। ठीक है, फादर ने पता लगाया कि दैट एवरेज जो डेप्थ है वो 5
फीट है। अब उन्हें ये रिवर क्रॉस करनी है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, स्टैटिस्टिक्स की मदद से एवरेज हाइट निकाल ली चारों फैमिली मेंबर्स की। सो जो एवरेज हाइट ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स वाज ग्रेटर दैन द एवरेज डेप्थ ऑफ द रिवर। सो एवरेज जब हाइट निकाली, एवरेज हाइट कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये बॉय की हाइट है, ये फादर की हाइट, ये मदर की हाइट एंड ये गर्ल की हाइट, ठीक है। इसको डिवाइड बाय 4 कर देते हैं। जैसे आप मीन निकालते हैं ना, मैथ्स में आपने 10th स्टैंडर्ड में निकाला था मीन, मीडियन, मोड। मीन निकालते हैं मीन्स एवरेज है वो। सो जब ये एवरेज हाइट निकाली, फॉर एग्जाम्पल ये आ गई 5'2" और रिवर की डेप्थ कितनी थी, 5 फीट। तो फादर ने सोचा एवरेज हाइट हमारी ज़्यादा है, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया, नदी क्रॉस की। सो नदी क्रॉस की, देन यू वुड नोट द रिजल्ट कि ये जो बच्चा जो 5 फीट का है, या ये जो गर्ल है 4.8 फीट की, इनका क्या हुआ होगा, डूब गए होंगे। क्योंकि जो जहाँ कॉमन सेंस यूज हो सकता है वहाँ पे स्टैटिस्टिकल मेथड्स ना यूज करें। सो इट्स अ काइंड ऑफ वार्निंग कि जहाँ पे आपको स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज हो सकते हैं, जहाँ पे कॉमन सेंस यूज हो सकता है, वहाँ स्टैटिस्टिकल मेथड्स ना यूज करें। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये आज की क्लास समझ आई होगी। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन, ऑलराइट। और जो भी हमने समझा है उसे एक बार वापस से रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।